गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपना क्लास 8 का 6th चैप्टर करने वाले हैं। हिस्ट्री का जो हिस्ट्री हमारी चली हुई है क्लास 8 की। ज्योग्राफी और सिविक्स तो कंप्लीट हो चुकी थी, सॉरी पॉलिटी रह रही है अभी। ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री चली हुई है। इसके भी 2 चैप्टर रहते हैं, वो हम जो है 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। ठीक है, आज है हमारा छठा अध्याय है, 6th चैप्टर है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन क्लासेस की आती रहेगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से किन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदल देना है। ठीक है, जो अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे कि जो ये देसी समाज है, अपने भारत देश में रहने वाले जो लोग हैं, इनको क्या है, सभ्य बनाना है और शिक्षित बनाना है, और इनके जो रीति रिवाज हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं, उन सबको बदल देना है। ठीक है, देखिए इधर से देखिए, भाषाविद क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। तो भाषाविद क्या है? जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, नॉलेज हो, बहुत सारी लैंग्वेज का। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। ये कुछ जो है क्वेश्चन किए गए हैं। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास इन सवालों के कोई बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते हैं? जो अंग्रेज है शिक्षा को किस तरह से देखते थे? आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 20 सालों से किस तरह विकसित हुए। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह से विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। ये हेडिंग हमारी है प्राच्यवाद की परंपरा। ठीक है, सन 1783 में विलियम्स जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। कौन आए? विलियम्स जोन्स नाम के एक सज्जन थे जो कलकत्ता आए 1783 में, 1783 में। ठीक है, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। किस पे तैनात किया गया उनको? जूनियर जज के नाम से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। कानून का माहिर होने कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। भाषाविद हमने ऊपर पढ़ा ना, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। ठीक है, जो बहुत सारी जो है लैंग्वेज उनको आती हूँ। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। देखो कौन सी भाषाओं का ज्ञान था उनको तो वो ग्रीक भाषा, लैटिन का अध्ययन कर चुके थे। ठीक है, फ्रेंच और अंग्रेजी भी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। ये इधर दिखाया गया है, विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनमें संस्कृत की बारीकियां, उनका व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। संस्कृत भी उन्होंने सीख ली। कुछ ही समय में उन्होंने कानून
दर्शन, धर्म, राजनीतिक, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन किया। पढ़ने में माहिर थे, है ना। आप लोग हो ऐसे? बताइए, कमेंट करके बताइए कि विलियम जोन्स के जैसे कौन कौन है हमारे इस बैच में। चलिए, जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पी रखते थे। हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल होलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं को संस्कृति में अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। मतलब जो भारत की अपनी भाषा थी संस्कृत व फारसी, उनका क्या करते थे, इंग्लिश में अनुवाद करते थे। ठीक है। और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में बहुत लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो विलियम जोन्स ने किसका गठन किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नाम शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। ठीक है। तो ऐसे आ सकता है, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? जोन्स ने। ठीक है। यहां से देखिए, जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानून ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। देखिए, ये एक पिक्चर दिखाया गया है हेनरी टॉमस का कोलब्रुक। वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों के विद्यमान थे। एक सेकंड, देखिए ये दिखाए गए हैं इधर। ठीक है। हेनरी टॉमस कोलब्रुक वह क्या थे? संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान। सॉरी, यहां से देखिए, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से खरीदने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? जो भारतीय संस्कृति के क्या थे? अभिभावक और मालिक दोनों की ही भूमिका निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थाओं की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। मतलब वही चीज़ उनको, वही ज्ञान उनको देना चाहिए जिसको वो पहले से ही जानते हैं और उसके बारे में आदर का और महत्व देते हैं, मतलब उन जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज, एक सेकंड यहाँ से देखते हैं, तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जो है जीत सकते हैं। केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब अगर वो ऐसा करेंगे भारतीय और मुसलमानों के लिए, तभी जो है उन्हें आदर और सम्मान मिलेगा। ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं, इस चित्र में जो दिखाया गया है वोरेन हेस्टिंग का स्मारक रिचर्ड वेस्टमार्कोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। ठीक है। ये पिक्चर दिखाई गई है जो
इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह की सोच रखते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादियों ने के भारी समर्थक थे। ठीक है। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो क्या है, पंडित है, और ये नीचे कौन बैठा है, मुंशी बिठाई दिखाई दे रहा है। ठीक है। हेस्टिंग हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। किस चीज़ का नाम दिया, वर्नाकुलर। तो वर्नाकुलर क्या है, एक तो एक्ट है, ठीक है, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते थे और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाज और कानून के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद जो है चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत के ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कहाँ खोला गया, कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया 1781 में। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, 1791 में, 1791 में। देखिए ये ईयर्स जो हैं ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ ऐसे आ सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, बनारस में, ऐसे आ सकता है। ठीक है, और जो अरबी फारसी इस्लामिक कानून के को कब बढ़ावा दिया, कलकत्ता में मदरसा कब खोला गया, 1781 में, और बनारस में हिंदू कॉलेज कब बना, 1791 में। वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादी के कटु आलोचक थे। तो प्राच्यवादी क्या है, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले क्या है, प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादी क्या हो गए, एक सेकेंड, प्राच्यवादी क्या हो गए, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले। ठीक है, एक सेकेंड, यहां से देखिए, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन रखने वाले कौन हो गए, प्राच्यवादी। मुंशी कौन हो गए, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। तो मुंशी कौन हो गया, ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसको फारसी पढ़ना भी आता है, पढ़ाना भी आता है और लिखना भी आता है, वो क्या हो गया, मुंशी। ठीक है। वर्नाकुलर क्या है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मतलब किसी भी भाषा को चिन्हित करने के लिए, किसी भी शब्द को जानने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, वर्नाकुलर का। ठीक है। मदरसा क्या है, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। मतलब जहाँ पे सीखी जाती है, जैसे अपना स्कूल लगा लो। ठीक है, स्कूल लगा लो जहाँ पे हम सीखने के लिए जाते हैं, कोई भी जगह लगा लो जहाँ पे मतलब हम पढ़ने सीखने जाते हैं, उसको अरबी भाषा में मदरसा कहा गया। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पूर्व की जघन्य गलतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पूर्व की जघन्य जो है गलतियाँ उसकी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। कब करने लगे थे, 19वीं सदी की शुरुआत में। ठीक है,
जो अंग्रेज अफसर थे वो प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। ठीक है, उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन थे? जेम्स मिल, जो प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में से एक जो प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों में काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। उनका मानना क्या था कि जो समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य हैं उनकी बजाय क्या करना चाहिए, जो पश्चिम में अपनाई गई वैज्ञानिक और तकनीक उन्होंने किस तरह से ये काम किया है वो चीज़ें उन्हें जो है सीखनी चाहिए। उन्होंने सफलता कैसे हासिल की ये सब उनको जानना चाहिए। ठीक है, इधर से देखिए 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। जो प्राच्यवादी थे 1830 तक उनका जो विरोध था वो बढ़ गया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले, ठीक है, नाम भी इनके ऐसे ऐसे हैं अंग्रेजों के। जो थॉमस बेबिंगटन मैकाले हैं, इन आलोचकों में सबसे प्रमुख और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे। कौन मानता था भारत को असभ्य देश? बेबिंगटन मैकाले, जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति में समकक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो ऐसे आ सकता है कि ये कथन किसका था? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल मतलब जो यूरोप की पुस्तकालय हैं उसका एक खाना ही भारत और अरब के जो है सारे देसी साहित्य के बराबर है। ये किसका कहना था? बेबिंगटन मैकाले का। ठीक है, उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसका ज्ञान था? बेबिंगटन मैकाले का तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये दिखाए गए हैं थॉमस बेबिंगटन मैकाले और उसका अध्ययन कक्ष। ठीक है, यहाँ से देखिए गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियाँ, उनके मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिंटस विवरण के आधार पर, मिंटस मतलब विवरण, जो मैकाले का विवरण था उसके आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज तक जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। जो कलकत्ता में मदरसा है और या बनारस में जो कॉलेज था उनको जो है उनको प्रोत्साहन ना दिया जाए, लेकिन जो इनकी अंग्रेजी भाषा है उसको उच्च शिक्षा का उच्च माध्यम बनाना चाहिए। इन संस्थाओं को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी। जो स्कूल थे उनके लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें जो हैं छपने लगी। ठीक है,
यहाँ से देखिए ज्ञानियों की भाषा क्या थी। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने कहा, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियाँ होती हैं और न ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी और स्रोत में उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है? थॉमस बेबिंगटन ने। कि हमारी जो संस्कृत भाषा थी या संस्कृत या अरबी भाषा थी वो क्या है, मतलब ऐसे ही फालतू में है। ठीक है, उनका मानना था ये कब लिखा उन्होंने? 2 फरवरी 1835 में। यहाँ से देखिए व्यवसाय के लिए शिक्षा। नेक्स्ट है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र मतलब वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप से बनी चीज़ों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं होगी। दस्तावेज के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता था। ठीक है, यहाँ से देखिए यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्या है, यूरोप ज्ञान के पक्ष में एक तर्क दिया गया है। यहाँ से देखेंगे 1854 में वुड के नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वाले को उनकी निर्णायक विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था, हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी यूरोप ज्ञान का प्रसार करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए 1854 में 1854 में 4 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने जो है कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के जो है प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेंगे, ये 19वीं सदी में बम्बई के विश्वविद्यालय दिखाया गया है। ठीक है, ये देखिए नैतिक शिक्षा की मांग, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक
चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। ठीक है, उनका मानना था। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। किनके विरुद्ध थी? जो भारत में प्रचार गतिविधियां चल रही थी उनके विरुद्ध थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 में। ठीक है, कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच जो है असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भू क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने अत्यंत सेरामपुर में जो है अपना मिशन खोला। यह इलाका डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज जो है खोला गया। कब लगाया गया छापाखाना? 1800 में। ठीक है, और जो कॉलेज है वो कब खोला गया? 1818 में, उसके 18 साल बाद। यहाँ से देखिए, 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक जो स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में जो है आनाकानी करने लगी थी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्यों, मान्यताओं और धार्मिक विचारकों में से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ये एक चित्र दिखाया गया है स्कॉटलैंड के ईसाई प्रचारक विलियम कैरे, ठीक है, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना में मदद की थी। विलियम कैरे। चलिए, ये एक चित्र दिखाया गया है कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। कहाँ स्थित है सेरामपुर कॉलेज? कलकत्ता में हुगली नदी के तट पर। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। जो स्थानीय पाठशालाएं थी उनका क्या हुआ, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों की किस तरह जो ये यहाँ पे बच्चे रहते थे उनको किस तरह से पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते थे भी या नहीं? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका जो ब्रिटिश शासन आया तो उन्होंने उसका क्या किया? ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ये चित्र दिखाया गया है एक ग्रामीण पाठशाला। यह फ्रांसवा सेल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया है, साल्विन द्वारा। ठीक है, जो फ्रांस का था। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। देखिए, विलियम्स एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया? बंगाल और बिहार के जिलों का। किसने? जो ईसाई प्रचारक थे विलियम एडम, 1830 में आए थे। ठीक है, स्कॉटलैंड से। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थी। कई पाठशालाएं जो है स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी जो है लचीला होता था। आज आप जिन चीज़ों जो आज हैं जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला
की इमारत अलग से बनाई जाती थी। बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतजाम जो है नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थी, तो कोई क्या थी, गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माता पिता की आमदनी से ही तय होती थी। बच्चों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती, सॉरी, अमीरों के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा फीस और जो गरीब हैं उनको कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी, मतलब जो है बोलकर ही उनको पढ़ाया जाता था। और क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु को ही जो गुरु थे वही तय करते थे। मतलब जब कक्षा में जो है जो स्टूडेंट होते थे, विद्यार्थी होते थे, जब वो कक्षा में क्वेश्चन पूछता था या उसकी ज़रूरत के हिसाब से ही उसको सारी चीज़ें बताई जाती थी। पहले से कोई बुक नहीं थी, कोई तय नहीं था कि हमें यही पढ़ाना है। ठीक है। सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय जो है कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। मतलब जब फसलों की कटाई होती थी तो स्कूल बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि जो बच्चे हैं वो खेतों में काम करने के लिए जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला जो है दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। ठीक है, देखिए कितना लचीलापन था पाठशालाओं में। ठीक है, और आजकल देखिए सुबह से शाम तक बच्चे जो है पढ़ाई में लगे रहते हैं। बहुत कंपटीशन चल हो गया है। नई दिनचर्या, एक नए नियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं में कामकाज के कभी ज़्यादा दखल जो है नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कब लिया? 1854 के बाद। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में जो है रिपोर्ट भेजे और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, मतलब अब फीस देनी पड़ेगी। नियमित रूप से कक्षा में आए, तय सीट जो उन्होंने तय की है उस पर बैठे, अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्थाओं के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जा सकती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएं। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों को स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना
मतलब पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है बच्चे। ठीक है, पहले के टाइम में कितनी लचीली होती थी, है ना। जब मतलब जब कोई काम होता तब तो स्कूल बंद हो जाते थे। देखिए यहाँ से देखते हैं, इस चित्र में दिखाया गया अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 15 फरवरी 1908 को 1908 को, ठीक है, बॉम्बे मुंबई में अपना एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल्य के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों और लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव जो है रोजगार पा सके। मतलब उनको हर एक चीज़ के, हर एक फील्ड का उनको ज्ञान होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट, देखिए जैसे अब हमारे लिए ही लगा लो, आप लोगों के लिए, कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो कोई भी एक ऐसी चीज़ सीख लें कि जिससे मतलब हम बेरोजगार ना रहें। ठीक है, अपना जो है अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकें, अच्छे से अपना भी जो है खर्च निकाल सकें। तो एक तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे जो हमारा साइड बिजनेस है या कुछ भी हम छोटा मोटा जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत सॉरी केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापारी प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए नए स्कूल, कॉलेज और विद्यालय जो है खोलें, शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप जो है अध्याय 8 में पढ़ेंगे, परंतु बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोग थे। इन्होंने क्या किया कि वह जो पश्चिमी शिक्षा है उनके विरोधी थे, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो महात्मा गांधी जी हैं हमारे और रविंद्रनाथ टैगोर थे, महात्मा गांधी थे और रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्या ये पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ थे या वो उस चीज़ को अपना लिया था। तो ये उस चीज़ के विरोधी थे, पश्चिमी शिक्षा उनको नहीं पसंद थी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ही रह गया है तो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतम मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका जो गौरव भाव था वो नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है। तो ऐसे आ सकता है कि यह किसने कहा कि जो ये अंग्रेजी शिक्षा है इसमें विष भरा है, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने। यह पापपूर्ण है, इनमें भारतीयों को दास बना दिया है, गुलाम बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से
अभिभूत पश्चिम से आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संसाधनों को छोड़ दें, संस्थानों को छोड़ दें। उन्होंने जो है विद्यार्थियों से क्या कहा कि वे इन शिक्षा संस्थानों को छोड़ दे और अंग्रेजों को बताए कि वह गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी को दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को जो है अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें सामाजिक परिवेश में काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर जो है अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित रहे। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर जोर दिया जाता है लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क यह था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होता। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें जो है किस तरह काम करती हैं। ये किसने कहा? जो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी ने कही हैं। ठीक है, ये देखिए महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जो है शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। 1940 की ये पिक्चर है। ये जो है ये सारे विद्यार्थी हैं, इनको बता रहे हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो सिर्फ मतलब सीखने तक ही ठीक है, उसको जो है पढ़ने और लिखने पर ही केंद्रित ठीक है। ज़्यादा अपने जीवन के अनुभव के लिए जो है हमें अपनी ही भाषा जो है अपने ही जो भारतीय संस्कृति है उसी को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये इनको सबको समझा रहे हैं स्टूडेंट्स को। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, इसके बारे में देखिए जो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना में श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही जो है संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। मतलब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई है और किसके लिए हुई है, क्यों हुई है। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने क्ले किड्स वर्ड ऑफ महात्मा गांधी खंड 72 में, ठीक है, ये लिखा गया है। जैसे जैसे भारतीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर की शांति निकेतन देखिए, यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाए गए हैं। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखिए, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, एक सेकेंड,
टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की? अगर नहीं सुना, नहीं पता, तो हम इसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? 1901 में। ठीक है। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से जो है बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। ये टैगोर जी अपने बारे में बता रहे हैं। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे खड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल जो है खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, वहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन सॉरी हाँ, बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था से, कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक जो है कल्पनाशील हो और बच्चों को समझाते हों और उनके अंदर जो है उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद कर दें। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? आप लोग भी बनने जा रहे हैं। तो इसमें जो टैगोर जी हैं वो कह रहे हैं जो शिक्षक हैं वो क्या होने चाहिए? कल्पनाशील होना चाहिए, क्रिएटिविटी उनके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। और बच्चों को समझाना उनको आता हो, समझते हों, उन बच्चों को समझते हों, उनके अंदर उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो। ठीक है। क्यूरियोसिटी हो, जानने की चाह विकसित हो। ठीक है। उन सब में जो बच्चे के अंदर अगर जानने की चाह है तो उसको समझाने में जो है टीचर मदद कर सके। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। देखिए, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी। मतलब वहाँ पे बहुत शांति थी, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया उन्होंने? शांति निकेतन। जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मकता मेधा को विकसित कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर जो है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। मतलब जो टैगोर हैं वो जो पश्चिमी शिक्षा थी उसके बारे में भी बच्चों को जो है ज्ञान होना चाहिए, ये जो है उनकी सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जो है जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को एक सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ये देखिए, कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे हैं। 20वीं सदी का प्रारंभ है। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए भी स्कूल खोलने लगे थे। देखो,
ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, जो ये आज हमारा चैप्टर था, चैप्टर 6 क्लास 8 की हिस्ट्री का, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार ये देखिए, ये मतलब जोड़े बनाने हैं, मैच इट करना है आप लोगों को। विलियम जोन्स ने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर क्या चाहते थे, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी, पाठशालाएं। तो महात्मा गांधी क्या क्या था, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे वो, ठीक है। पाठशालाएं कहाँ होनी चाहिए, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, ये किसने कहा, ये कहा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। क्या कहा, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा। और अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन किसने किया, बताइए। और जो प्राचीन प्राचीन संस्कृतियां थी उनका सम्मान कौन करते थे। इसीलिए बोला गया कि एक एक लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ के आइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।